हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज हमारा जो है एसी में ही थोड़ा सा आगे का टॉपिक चल रहा है, और जो कि ट्रांजिएंट करंट के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम लोग जो है आज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन ए एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये ट्रांजिएंट करंट का एक पार्ट है। और ये ट्रांजिएंट करंट किसे कहते हैं इस चीज़ को समझते हैं। ट्रांजिट यानी कि जो कि बहुत छोटे से समय के लिए किसी सर्किट में रहती हो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से जो क्रिएट होता है सर्किट में। किसकी वजह से? जैसे इंडक्टर की वजह से या कैपेसिटर की वजह से जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, तो इस डिस्टरबेंस के कारण जो है करंट को ग्रो करने में या डिके करने में यानी कि कम होने में कुछ समय लगता है। और उसी वो छोटे से समय को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट टाइम या छोटा सा टाइम कहते हैं। तो उस वक्त जो करंट एग्जिस्ट करती है, दैट पर्टिकुलर करंट इज कॉल्ड अ ट्रांजिएंट करंट। तो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक चालू किया है वो ट्रांजिएंट करंट में ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट आज हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में तो इससे जो है न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ऐसे सीबीएसई में पूछते नहीं है बोर्ड में। लेकिन ये जो है नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई में जो है इससे मतलब हार्डली क्वेश्चन ना आता हो, कहने का मतलब हमेशा जो है इसमें से आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बीएससी में भी ये टॉपिक आपका चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिएंट करंट को समझते हैं। ट्रांजिएंट करंट क्या है? ट्रांजिएंट करंट क्या है? एक ऐसी करंट जो अल्प समय के लिए यानी कि बहुत कम समय के लिए सर्किट पे रहती है। कब? किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से। दैट इज करंट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इन ए सर्किट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस। ये मैंने उसकी डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है, थोड़ा सा समय का टाइम थोड़ा बच जाए मेरा, तो इस वजह से मैंने जो है इस ट्रांजिएंट करंट की डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने लिख दी है। यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जैसे ये आपके सामने देखो एक एलआर सर्किट है, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। इसी में फिर हम आगे इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट, यानी कि करंट कैसे ग्रोथ करती है उस चीज को समझते हैं। देखिए, जैसे ही मैं इस सर्किट को ऑन करूंगा, यानी कि इस एस को जो है इससे जोड़ूंगा, इस प्लग को जब सर्किट को पूरा क्लोज करूंगा, तो करंट जो है जो जो ईएमएफ यहाँ पे लगा हुआ है, ई अप्लाइड ईएमएफ, ये करंट को क्या करने लग जाएगा, इस सर्किट में सप्लाई करने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें करंट जाने लगेगी तो ये इंडक्टर अपना काम करना चालू कर देगा, क्योंकि वो करंट जो है इस इंडक्टर के अंदर जैसे ही जाएगी तो इस इंडक्टर के अंदर जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स को डेवलप करेगी, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इफ डी आई इज द स्मॉल चेंज इन करंट इन ए स्मॉल टाइम डी टी इन दिस इंडक्टर। तो इन दैट केस दिस ईएमएफ विल डेवलप्ड इन दिस इंडक्टर। ये इंडक्टर के अंदर इतना ईएमएफ क्या हो जाएगा, किसी इंस्टेंट में डेवलप होगा, जब ये करंट जो है इसके अंदर घुसने लगेगी यानी कि जाने लगेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ये जो है कैसे कैसे डेवलप करता है लेंज के नियम से, कि ये मेन करंट को क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लगेगा, जो कि ग्रोथ करना चाह रही है, बढ़ना चाह रही है। तो इस करंट को क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लग जाएगा, और इसके अपोजिशन के कारण जो है यहाँ करंट जो है इस सर्किट में जो है कम चलने लगेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं इस टॉपिक का नाम ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, और ये करंट बहुत छोटे से समय के लिए रहेगी, क्योंकि जैसे ही जो है ये करंट अपनी जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू को जो है अचीव कर लेगी, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू को जब ले लेगी, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट भी कहते हैं, जैसे ही वो उसको ले लेगी तो उसके बाद जो है इंडक्टर अपने इस प्रभाव को दिखाना बर्बाद बंद कर देगा। क्यों कर देगा? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन करंट इन द इंडक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दिस द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन द करंट डेवलप्ड इन ए इंडक्टर बिकम्स जीरो। ये जीरो हो जाएगा, कोई अपोजिशन इससे मिलेगा नहीं, तो ये सर्किट का एक ऐसा पार्ट हो जाएगा जो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात सभी लोग समझ रहे होंगे। तो लेकिन उस छोटे से समय के लिए जिस वक्त इस मेन करंट को जो है इस बैक ईएमएफ के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, तो वो छोटी सी जो उस वक्त जो करंट ग्रो कर रही है, तो उसी करंट को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। उस करंट की हमें वैल्यू चाहिए, और वो कैसे निकालते हैं उसी चीज को आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि किरचॉफ का जो नियम होता है वो जब अप्लाई हम करते हैं, तो जैसे वोल्टेज का जो नियम होता है, तो किसी लूप में जब लगता है, किसी सर्किटल लूप में जब उसको हम लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए जरा, मैंने अप्लाइड ईएमएफ कितना प्रोवाइड कर रखा है इसमें। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अप्लाइड ईएमएफ ई मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है, और जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका ई।
एंड दीज टू ईएमएफ दैट इज, ये एक बैटरी ये है और एक बैटरी ये है, तो नेट वोल्टेज इन दिस सर्किट इज योर दिस प्लस दिस, एंड दिस वोल्टेज विल ड्रॉप, कहाँ ड्रॉप करती है वोल्टेज? रेजिस्टेंस में। तो इन दिस रेजिस्टेंस दिस वोल्टेज विल ड्रॉप एंड द वैल्यू ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू ई आर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि अगर आप लिखना चाहें कि क्या, अगर इस पूरी इक्वेशन को, तो कहां कहां वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उस चीज को पूरा लिख सकते हैं। ई प्लस, इसको लिखेंगे ई प्लस ई आर इक्वल टू 0 भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये किरचॉफ का नियम है, टोटल दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस और ईएमएफ इन ए लूप बिकम इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिंपली इसको यहाँ पे इस ढंग से करा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट इज योर कितना है आपका, वो हम यहां से पुट अप कर सकते हैं। तो ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि ये भी एक बैटरी का निर्माण करेगा और ये बैटरी जो है इसके अपोज को करेगी, इसको अपोज करेगी। तो जाहिर सी बात है, नेट ईएमएफ इन दिस सर्किट इन दिस voltage when the current is growing in this circuit is your E minus this, and this whole voltage is a drop across the resistor, and the value of that potential difference is given by R into I, इतना होगा। तो किसी इंस्टेंट पे करंट जो है जब ग्रो कर रही है उसकी वैल्यू आई है, तो आर आई मैंने यहां पे लिख दिया। ई आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, where E is the induced EMF developed in the inductor, which is equal to minus L di upon dt, where di is the small change in current in a small time dt in this inductor, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई है। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि जब करंट जो है अपनी स्टेडी स्टेट को ले लेगी, यानी कि जब करंट पूरी ग्रो कर जाएगी, तो उस वक्त कैसा होगा। देयर इज नो चेंज इन करंट इन दिस सर्किट, इस सर्किट में कोई भी करंट का बदलाव नहीं आएगा। If there is no change in current in this circuit, in that case di upon dt become 0 and the induced EMF developed in this inductor become 0। तो हम ऐसा ही कंडीशन इसमें लगा सकते हैं जस्ट अपने समझने के लिए। at steady state di upon dt become equal to 0। this is because there is no change in current in this सर्किट, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि करंट, क्योंकि एक डीसी वोल्टेज लगी हुई है, डीसी वोल्टेज कोई चेंज देती नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसको स्टार्ट करेंगे तब के लिए है ये। जैसे मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, इससे टच कर दिया, जैसे ये टच कर दिया इससे, तो क्लोज कर दूंगा सर्किट को, उस वक्त को ग्रो के वक्त तो इसमें चेंज होगा। लेकिन जब स्टेडी स्टेट के वक्त, एट स्टेडी स्टेट के वक्त जो है ये डी आई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दैट केस द करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। आई नॉट क्यों लिखा बेटा मैंने? This is because the current will acquire a maximum value। क्या कर लेगी? maximum value को achieve कर लेगी, and the value of that particular current is given by E। ये तो source voltage है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। minus 0 is equal to R into I naught, ठीक है। and this implies I naught या E is equal to R into I naught। this implies I naught is equal to E upon R। This is the maximum value of current that can flow in the circuit at a steady state। steady state के वक्त जो है, जो maximum current जो है सर्किट में फ्लो कर सकती है, उसकी वैल्यू I नॉट इज इक्वल टू E अपॉन R के बराबर होगी। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम जो है इस इक्वेशन का सहारा लेके इसमें कुछ बदलाव करते हैं और उस चीज को समझते हैं। नाउ अगेन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दैट इज सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज E इज इक्वल टू R I naught in this equation, that is R I naught minus L di upon dt is equal to R into I। क्योंकि हमें तो क्या निकालनी है, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट निकालनी है, हमें इससे मतलब नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या है। तो फॉर दिस वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो इसको आप सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जो है मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ। तो ऐसा करने पर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, R I नॉट माइनस आई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें भी आर कॉमन है, इसमें भी आर कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लिया और कितना हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। ये हमारे पास आ गया। अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन में, देखो आई वाली चीजों को एक साथ रखा जा सकता है और डी टी वाली चीजों को एक साथ रखा जा सकता है। तो आर बाई एल को मैंने ऐसे रख दिया और इंटू डी टी कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आई अपॉन आई नॉट माइनस आई। ये आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन
अब इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी हैव, जैसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो r बाई एल तो अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू, इसको करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन di अपॉन आई नॉट माइनस आई, ये आ गया। अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, आप सभी लोग जानते हैं, मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ऐसे अगर कोई लिखे a माइनस बी एक्स, अगर कोई लिख लेता है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं log e बेस, या ln log लिख सकते हैं, ln नेचुरल लॉग, ठीक है। कितना हो जाएगा, a माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी, ठीक है। तो यहां पे भी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो कितना लिखा जा सकता है, log e बेस आई नॉट माइनस आई अपॉन -1, ये आ गया। और इसको अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें कैसा नजर आएगा, ये एल आर अपॉन एल इंटू टी, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज योर टी। तो ये आ गया, इसको इस प्लस सी, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट को कैसे निकाला जाता है। इसको हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यूज को जो है पुट अप करेंगे। इनिशियली क्या रहा होगा, जब जिस सर्किट को ऑन किया था, व्हेन द सर्किट जस्ट स्टार्ट, यानी कि व्हेन द सर्किट जस्ट क्लोज, इन दैट केस टाइम t इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0। तो इन दैट केस करंट इन द सर्किट क्या होगा, 0, क्योंकि शुरू में तो करंट क्या रही है, 0 रही है। तो जाहिर सी बात है, तो उस वक्त करंट की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया तो करंट बढ़ने लगी। वो एक अलग समस्या है, क्योंकि मैं कंडीशन लगा रहा हूं इनिशियली की। तो इनिशियली कंडीशन ऐसी है, तो उस वक्त अगर इसमें अगर मैं वैल्यूज को रखता हूं तो कितना हो जाएगा, r बाई एल इंटू 0 इज इक्वल टू लॉग ई बेस, ये माइनस में आ जाएगा बेटा, माइनस इसमें आई नॉट माइनस 0 इज प्लस सी। तो वैल्यू ऑफ दिस बिकम, इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखते हैं। तो ये वैल्यू नजर आएगी आपकी, दिस इंप्लाइज इज सी इज इक्वल टू लॉग ई बेस आई नॉट, बिकॉज ये यहां आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0 हो गया आपका, ठीक है। तो c इज इक्वल टू लॉग ई बेस, तो इस वैल्यू को उठा के इस c की जगह पे रख देंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मैंने कर ही रखा है। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, वो कैसी नजर आएगी, ध्यान से देखते हैं। तो इक्वेशन 2 आपको कैसी नजर आ रही है, देखो जरा, r बाई एल इंटू टी, ये आ गया। और इसकी जगह पे ये कितना है, माइनस लॉग ई बेस आई नॉट माइनस आई माइनस, सॉरी प्लस, ये देखो प्लस दिख रहा है, प्लस लॉग ई बेस आई नॉट। ऐसा कुछ हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालूं तो इसको माइनस मिल जाएगा, वो देखो जरा जरा, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालता हूं तो इसको माइनस मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ r बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको ध्यान से देखें, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लॉग ई बेस आई नॉट माइनस आई माइनस लॉग ई बेस आई नॉट, ऐसा आ जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं मिटा दे रहा हूं बेटा, आप सभी ने लिख लिया होगा इसको, ठीक है। तो जरा देखते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप सभी लोग जानते हैं, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, या लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, ऐसा लिखा जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला दिस कैन बी रिटन एज, ये जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन के हैं उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ई बेस आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट अपॉन आई नॉट, ये हमारा आ गया। तो ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस r बाई एल इंटू टी। देखिए जैसे ही हम लॉग हटाते हैं, जैसे लॉग ई बेस या ए बेस x लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू y, अगर मैं लॉग को हटाऊंगा तो ये बेस इधर चल जाता है, इसकी पावर इसको पावर में डाल देगा बेटा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a टू द पावर y
In the same manner, this can also be written as I naught minus I upon I naught is equal to, हमारे पास जो बचा हुआ है उस चीज को देखिए, e to the power minus r by l into t, ये आ गया अपन। अगर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आ गया। मुझे आई नॉट चाहिए, इसको इधर लेके आना पड़, इस ये आई चाहिए ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज एट एनी इंस्टेंट व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट, किसी इंस्टेंट पे व्हेन द करंट इज ग्रोइंग, जब करंट ग्रो कर रही है तो हमें वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। तो हम पढ़ भी उस टॉपिक को रहे, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, तो वो कुछ इक्वेशन ऐसी नजर आ रही है, तो मुझे ये आई वैल्यू चाहिए, मैं इसको इधर लेके गया तो ये कितना हो जाएगा, आई, ऐसा हो गया। और इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसको इधर लेके आए तो आई नॉट माइनस आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई इन दिस सर्किट व्हेन द करंट इज ग्रोइंग इन दिस सर्किट, जब करंट इसमें ग्रो कर रही हो तो कितना हो जाएगा, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। This is the expression for instantaneous value of current in this circuit when the current is growing in this circuit. तो ये एक क्या पता चला है, एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रही है। देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सपोनेंशियली आर बाई एल इंटू टी, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि एक्सपोनेंशियली ई नेगेटिव है, यानी कि जो है ग्राफ कुछ जो बनेगा, तो इसमें हम आई और टी के बीच में अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करें, द ग्राफ बिटवीन आई एंड टी इज क्या आएगा, वो अब हम देखेंगे इसमें। और एक और चीज देखेंगे कि इस इक्वेशन को कहते क्या है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसी को हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इसमें ग्राफ between I and time t, अगर इन दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करना चाहेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए जरा, ये टाइम को दिखा रहा है, टाइम t को, और एक करंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रही है, देखते हैं जरा, समझते हैं इस क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आएगा। देखिए जैसे जैसे जो है टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा तो यानी कि इसके ऊपर अपर वैल्यू को क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये अपॉन में आएगा, तो यानी कि यहाँ पे जो इससे सब्ट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू घटेगी, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे की वैल्यू घटेगी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि शुरू में करंट बढ़ने लगेगी ऐसे करके, ठीक है, बढ़ने लगेगी। लेकिन होगा क्या, ध्यान से देखिए, व्हेन, यहाँ पे करता हूं मैं, when t tending to infinity हो जाएगा, the value of this, that is ये जो वैल्यू है e minus r upon l into t becomes 0, ये 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। in that case I become I naught, तो ये वैल्यू जो है ऐसे करके आएगी, देखो बेटा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और यहां कहीं जो है ये पीक वैल्यू को करंट देगा, यानी कि एट इन्फिनिटी पे भी ये अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को ले लेगा, दैट इज एट इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ करंट बिकम इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, एंड दिस वैल्यू ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट, ठीक है। और इन दैट केस दिस इंडक्टर विल नॉट वर्क इन दिस सर्किट, इसमें कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी करंट का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो भी बैटरी करंट दे रही है उतना ही करंट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है आपका किसके बीच में है, आई और टी के बीच में ग्राफ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, इसको समझना होगा। अब कोई कह रहा होगा कि यार ये डॉट डॉट करके, ये एक एसिम्पटोट है बेटा, एसिम्पटोट आर द लाइंस व्हिच मीट द कर्व एट इन्फिनिटी, जो कर्व से मिलते हैं इन्फिनिटी में, यानी कि ये मिलेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा बेटा,
ये कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे हमको ये आई नॉट वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये 5 टाउ पे, टाउ क्या होता है अभी हम बात करते हैं, 5 टाउ पे जो है इस वैल्यू को अचीव कर लेगा। तो ये हमारे पास कुछ आज भी जो है कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई, ठीक है, कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट होती है वो इतना होता है, और उसके बाद ये हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं इसको, जरा ध्यान से यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है आर बाई एल। देखो जरा इस इक्वेशन में आर बाई एल, यदि इस इक्वेशन को अगर हम फिर से सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो जरा, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। एल बाई आर, ये एल बाई आर है क्या? तो व्हाट इज दिस एल बाई आर? इंडक्टिव टाइम, टाइम कांस्टेंट। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज योर एल बाई आर विच इज इक्वल टू टाउ। ये टाउ है, इसको टाउ से डिनोट किया जाता है। ये एक ऐसा टाइम है जिस वक्त करंट की कुछ वैल्यू होती है, उसको हम बताएंगे अभी। तो ये क्या है, दिस एल बाई आर इज योर इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बिकॉज अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके डायमेंशन जो है टाइम के जैसे होंगे, यानी कि टाइम के डायमेंशन होगा, इसलिए इसको इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के नाम से जाना गया। वैसे भी देखिए टी अपॉन दिस है, और इसके ऊपर जो है कुछ भी पावर जो होगी जो दिस अपॉन दिस है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन भी क्या होगा आपका, ये एक न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक बनने के लिए ऊपर का टाइम अगर है तो नीचे का भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन टाइम होना चाहिए, तभी वो कैंसिल हो पाएंगे। तो इसका भी टाइम का जो है डायमेंशन क्या होता है आपका, टाइम का डायमेंशन होता है। तो ये टाउ टाइम जो हमने यहाँ पे जो बताया ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस लगाते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। तो स्पेशल केस तो स्पेशल केस क्या है, यदि L बाई आर इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू टी हो जाए, यानी कि दिस टाइम t बिकम इक्वल टू L बाई आर हो जाए, यानी कि t बिकम इक्वल टू L बाई आर, तो दिस इक्वेशन बिकम, ये इक्वेशन कैसे नजर आएगी जरा ध्यान से देखते हैं। दिस इंप्लाइज इज I, that is the instantaneous value of current in the circuit when the current is growing in the circuit, is given by I naught 1 minus e to the power -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, देखो ये t इज योर एल बाई आर, एल बाई आर एल बाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट ये 1 बाई ई होगा, जो कि ऐसा आ जाएगा e माइनस 1 अपॉन ई। Here the value of E is equal to 2.7 2.718 होता है बेटा, ठीक है। इसकी वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो I इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि 2.718 माइनस 1 अपॉन 2.718। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बेटा ये कांस्टेंट है, E की वैल्यू इतनी होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 63.2, यानी कि 0.63, दैट इज I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 0.632, that is I is equal to 0.632 of I naught। तो what is the inductive time constant? अगर हमसे कोई पूछता है कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है, ऐसा समय होता है जो कि एल बाई आर के बराबर होता है, बट एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त जो करंट की जो ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ वाली करंट है, इसकी जो ग्रोथ हो जाती है वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू की 63.2% होती है। क्यों? अगर मैं इसकी परसेंटेज में बात करूं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 63.2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है। तो मैं इसको अब अगर यहां पे लिखना चाहूं तो व्हाट इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज द टाइम that is at inductive time the growth of current in the
LR circuit is 63.2% of the steady state value. और मैक्स वैल्यू, कुछ बुक मैक्स वैल्यू भी लिखती हैं, तो ये हमारे पास आ गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो आपको कुछ हेल्प करेगा। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास मुख्य इक्वेशन क्या आई। देखिए ये दो इक्वेशंस आई हैं, इन दो इक्वेशनों को हमें रखना है अपने दिमाग में। तो हमने ग्रोथ ऑफ करंट में एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन निकाली जिसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और इस इक्वेशन से हमें पता चला कि जो ग्रोथ ऑफ करंट होती है वो जो है सर्किट में एक्सपोनेंशियल होती है, और उसका ग्राफ जो है ये जो करंट को दिखा रहा है, जैसे आई करंट को दिखा रहा है और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से आता है। तो generally at infinite time t is tending to infinite, the value of this become equal to 0. In that case I become equal to y naught, तो हमें पीक वैल्यू यानी कि स्टेडी वैल्यू हमें करंट की प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि 5 टाउ पे यानी कि टाउ यानी कि L/R पे ये अपनी पीक वैल्यू की यानी कि स्टेडी स्टेट वैल्यू को ले लेता है। तो हमने क्या देखा, हमें अभी तक जो है ग्रोथ ऑफ करंट में क्या पता चला कि जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं, सर्किट को ऑन करते ही जो है इंडक्टर अपना काम करने लग जाता है, वो मेन करंट का अपोज करता है, और उस अपोजिशन के कारण इस करंट को, जो कि इस मेन जो है अप्लाइड बैटरी है, इसके द्वारा जो करंट है उसको अपोजिशन मिलता है, यानी कि इसको अपने ग्रोथ करने में अपोजिशन महसूस करता है। तो ऐसा करने की वजह से, इसका ऐसा होने की वजह से इसमें जो है क्या होता है, करंट की ग्रोथ में कुछ समय लग जाता है, और उसकी इक्वेशन हमारे पास ये आई जिसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, तो ये करंट हमारे पास किसी इंस्टेंट पे जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसके कुछ तो रेट होगा इसके अंदर बढ़ने का, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट अब हम इसमें निकाल रहे हैं, तो उस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, तो जब करंट ग्रोथ कर रही है इसके अंदर, जब अपनी स्टेडी स्टेट की वैल्यू को उसने अचीव नहीं किया है, तो उस वक्त कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है रेट निकालना है, दैट इज डी अपॉन डी टी निकालना है हमको। रेट ऑफ करंट इज योर डी अपॉन डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फॉर दिस वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर इसका नाम मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूं। इस इक्वेशन का नाम मैंने 3 लिख लिया बेटा, ये 3 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो for di upon dt we have to differentiate इक्वेशन 3। तो उसके लिए हमें जो है इक्वेशन 3 को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो आप सभी लोग देखें कि डिफरेंशिएट करने पे कैसी वैल्यू आती है उसकी। तो अब हम इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दैट इज d बाई डी टी ऑफ आई इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ आई नॉट टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, देखो ये लिखा हुआ है, देखो आई नॉट आई आई 1 इंटू ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। तो ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी ये हो गई, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, आई नॉट इज ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आफ्टर ग्रोइंग द होल करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो ये आई नॉट हो गया, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट किसका होगा, इसका होगा। तो देखते हैं, ये आई नॉट अपनी जगह पे है, इसका डिफरेंशिएट किया तो 0 हो गया, -1 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। तो डी आई अपॉन डी टी ये अपनी जगह पे है। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें, इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या निकलता है, देखो जरा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ax यदि कोई करता है तो कितना हो जाएगा, a इंटू ई टू द पावर ax आएगा, ठीक है। तो इन द सेम मैनर इसका भी होगा, तो माइनस का r अपॉन एल ये अपनी जगह पे है, इंटू
e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, दिस इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंशिएशन इसका कर दिया और ये ब्रैकेट इसके बाहर पुट अप कर दिया। तो ये जो चीज आई है इसको लिखते हैं, दैट इज द ग्रोथ ऑफ करंट इन सर्किट इज गिवन बाय डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स कितना हो जाएगा, आर बाई एल ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट इन ए सर्किट। अब हम इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और बदलने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं कि ये कैसी नजर आती है हमको। ठीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आगे मिटा ले रहा हूं, तो वो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें बेटा, स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिए आप। तो डी आई अपॉन डी टी ये पूरा आ गया आपका। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो देखिए आई कितना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी है, ये आपका आ गया। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं तो आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर एल बाई टी, ऐसा हो गया। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज इज ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन आई नॉट, ऐसा आ जाएगा। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें, ई माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट, ऐसा आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये इक्वेशन का नाम मैंने 4 रख दिया, तो इक्वेशन 4 पे कम करके मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो मैं उसकी वैल्यू को लिख रहा हूं। Therefore, equation 4 becomes, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये तो एक मेन एक्सप्रेशन है बेटा, इसको तो आपको याद रखना है, लेकिन अब हम आगे के एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ आई इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, आई नॉट आर बाई एल इंटू I naught minus I upon I naught. In place of this, you can put this value, I naught cancel out, और ये कितना है, R by L था, सॉरी मैंने R by R लिख दिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। and this implies is di upon dt, that is the growth of current is equal to कितना हो जाएगा, R by L into I naught minus I. So this is the expression for growth of current in a circuit, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर बाई एल आई नॉट माइनस आई। अगर आप ध्यान से देखें जो ग्रोथ ऑफ करंट है, जो ग्रोथ ऑफ करंट है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, आर बाई एल के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आर बाई एल की वैल्यू बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो ग्रोथ ऑफ करंट क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेजी से। तो उसके लिए जो है एल बाई आर को छोटा होना पड़ेगा, आर बाई एल, यानी कि आर बाई एल फॉर आर बाई एल मोर, दैट इज the greater the value of r by l, greater the value of di upon dt, greater the value, lesser the value of l by r, greater the value of r by l or lesser the value of l by r, ये lesser, less और ये greater, तो द ग्रोथ ऑफ करंट इज मोर, दैट इज बहुत ज्यादा होगा ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। वैसे भी सोचो जरा, इसमें सारी प्रॉब्लम इस इंडक्टर की वजह से हो रही थी ग्रोथ में, इसकी वैल्यू छोटी होगी तभी तो ये बड़ा होगा आर बाई एल, समझ में आ रही बात, ये इंडक्टर जो है कम जो है अपोज कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है डी आई ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। और देखो लेसर दी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो अगेन इसकी ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि इंडक्टर को छोटा होना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस दैट इज एल शुड बी लेस, कम होना चाहिए, कि वैसे भी देखिए जरा ये कम होगा तो ई कम होगा, कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। अगर ये कम होगा तो जाहिर से इंड्यूस ईएमएफ जो बैक ईएमएफ डेवलप हुआ है इसके इंडक्टर के अंदर, वो जो है मेन करंट को जो है अपोज कम दे कर पाएगा, और अगर वो कम का अपोज कर पाएगा तो ग्रेट, दैट इज द डी आई अपॉन डी टी, ग्रोथ ऑफ करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं तो वही बात कह रहा हूं और यहाँ इक्वेशन भी वही बात आपको बता रही है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिए
तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, तो इन चीजों को आप याद रखें। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं आगे आगे क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस वक्त कितना होगा when the current is growing in the circuit। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, दैट इज द रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है। तो वो कितना है बेटा, ई आर is equal to R into I, and the instantaneous value of current in that case when the current is growing is your I naught 1 minus e to the power minus कितना हो जाएगा R by L into T। ये so ER is equal to, that is the potential difference across R when the current is growing in the circuit is given by ER is equal to R इंटू आई कितना है बेटा, देखो जरा ध्यान से आई नॉट टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी, ये आपका आ गया। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम इसकी ग्राफ को निकालना चाहें तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका सेम ग्राफ है, देखो जैसे इसका ग्राफ होगा वैसे जिसका ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था, आई और टी का ग्राफ ऐसा आया था, देखो ऐसा आया था, तो सेम ग्राफ इसका भी होगा, ये ऐसे ही होगा, ये एसिम्प्टोटिकली होगा, तो ये ई आर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज ये ई हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू ई किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू आर इंटू ई नॉट, इसकी जगह पे रख सकते हैं आप, तो ये आपका आ गया। ठीक है, और ये टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो पहला ग्राफ आ गया। अब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल, दैट इज इंडक्टर के अक्रॉस में निकाल रहे हैं, तो वो कितना है, ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, विच इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज योर दिस, देखो जरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डी आई अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा इंटू आर बाई एल इंटू कितना आ जाएगा बेटा, आई नॉट माइनस आई, एल कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस आर टाइम्स आई नॉट माइनस आई, और मॉडी अगर लेना चाहें इससे पॉजिटिव वैल्यू से आप काम करना है, नेगेटिव तो लेंज के नियम से है, ये आ गया तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी निकाल लिया। तो इस प्रकार से जो है हमने अभी ग्रोथ ऑफ करंट इसमें देखा, और ग्रोथ ऑफ करंट में आपके सामने जो इक्वेशंस आई वो ये हैं। ठीक है, और जो इक्वेशंस आपके सामने आई वो ये हैं जो मैं मार्क कर रहा हूं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है आपकी पोटेंशियल की अक्रॉस दिस, एक दूसरी इक्वेशन ये है, और अगर इनको कंपाइल करके लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन आई थी I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी, पहली इक्वेशन आ गई। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज द ग्रोथ ऑफ करंट को अगर निकालना चाहें तो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये यहां पे लिखी हुई है, आई नॉट आर अपॉन एल ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अक्रॉस में तो ये है आपका, और अक्रॉस में रजिस्टर में चाहिए तो ये है, और इंडक्टर के अक्रॉस में चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना निकलेगा। तो ये था आपका ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में जानकारी। तो अब हम देख रहे हैं डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, तो करंट कैसे डिके करती है इसमें, तो डिके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्विच में से यानी कि इस मेन सोर्स को हटाना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर दिया, ठीक है, टाइम को बचाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि पहले क्या था, ये नहीं था बेटा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये नहीं था, और ये जो है इससे जुड़ा हुआ था, तो यानी कि सोर्स इससे जुड़ा हुआ था, उस वक्त करंट ग्रोथ कर रही थी, उस वक्त ईएमएफ इतना था, और उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सर्किट को इस मेन सोर्स से अलग कर दे रहे थे, अभी तो डिके करेगी करंट। तो मैंने क्या कर दिया, इस की को एस से जोड़, यानी कि 2 से जो है पॉइंट से जोड़ दिया, इस की को जोड़ दिया इससे, तो ये जो है मेन ये कंप्लीट, ये हट जाएगा आपका, और सर्किट इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होगा उस चीज को हम समझ रहे हैं, ज्वाइन। तो अब हम अगेन इसमें देख रहे हैं डीके ऑफ करंट में, ज्वाइन की के टू
0.2 इससे जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो इन दैट केस ये आप सोर्स हट गया, सोर्स हट गया तो आप देखो क्या होगा। अब इसके अंदर जो करंट है, जो इसके अंदर क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो है अपने अंदर करेगा, और वो एनर्जी जो हम जानते हैं U इज इक्वल टू माइनस हाफ LI स्क्वायर, LI नॉट स्क्वायर, क्योंकि उस वक्त स्टेडी स्टेट वैल्यू रहेगी, इतनी वैल्यू रही होगी। तो जैसे ही ये हटेगा तो अब इसका भी अपोजिशन करेगा, तो ये क्या करेगा, इस अपने इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में जो है क्या करेगा, इसके अंदर फ्लो कराना चालू कर देगा, और इसकी वजह से इसके अंदर करंट क्या होने लगेगी, डिके होने लगेगी। ये तो बढ़ाएगा करंट को, लेकिन सोर्स हटने की वजह से करंट इसमें क्या करने लग जाएगी, डिके करेगी। तो एकदम से डिके नहीं करेगी, क्योंकि ये इसको जो है क्या करने का, सपोर्ट करने लग जाएगा। जो मेन करंट जो मरना चाह रही होगी, यानी कि डिके होना चाह रही होगी, या मरने का मतलब यहाँ पे ये है कि जस्ट वो डेड होना चाह रही है, यानी कि उसकी वैल्यू कम होना चाह रही है, तो ये क्या करना चाह रहा है, कहेगा लेंज के नियम से उसको सपोर्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब आप सोर्स में ये मौजूद नहीं है, तो हमारे जब हमने शुरू में लिखा था ऐसा कुछ लिखा था, याद होगा आपको, E प्लस E इज इक्वल टू कितना था आपका, ER, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस। लेकिन अब ये E हट चुका है, तो कौन रहा आपका, E रहा, क्योंकि ये तो हमने सर्किट से हटा दिया, मेन सर्किट डिके कर रही है करंट, तो जाहिर सी बात है सोर्स को हटाना पड़ेगा, तो सोर्स हट गया, तो E ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, L di/dt विथ नेगेटिव साइन, ये आपका आ गया, इज इक्वल टू R, R इज और कितना हो जाएगा, I इंटू R। माना उस वक्त जब डिके कर रही हो, तो डिके की वैल्यू जो है करंट की किसी इंस्टेंट पे आई थी, तो वो ऐसी नजर आ रही है। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे चीजें प्राप्त हो गई। अभी मुझे जो है, मैंने वहां पे भी कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ और बोलना है, तो पहले इसको देख लेते हैं, डिके ऑफ करंट की वैल्यू को कितना आती है वो हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें तो आई वालों की चीजों को एक साथ रख लेते हैं, तो और माइनस साइन इसको दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो R/L ये अपनी जगह पे है, और विथ नेगेटिव साइन, और ये आ गया आपका dt, और ये हो जाएगा di/i। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन di/i इज इक्वल टू माइनस का R/L इंटीग्रेशन dt। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस वन, इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x दैट इज x, तो यहाँ पे x कितना है आपका, i है, log e बेस i, ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस का R/L इंटू टी प्लस सी, सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि जो है जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो उसको लगाना पड़ता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखा होगा हमने, हम इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियली क्या रहा होगा बेटा, जब समय जीरो रहा होगा, यानी कि जब इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या चल रही होगी, तो टी इज इक्वल टू कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा, तो उस वक्त करंट आई क्या रही होगी, अपनी पीक वैल्यू पर रही होगी। अब इनिशियली इसके लिए जब इस सर्किट को जो है इनमें से इस मेन सोर्स को हटाया जा रहा होगा, तो उस वक्त जब करंट ने अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू ले ली थी, उसी वक्त तो हटा रहे हैं आप। अब इसको तो जैसे हटाएंगे तो उस वक्त समय जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि उस वक्त हमने इस घटना को किया। तो अब यहां से क्या टाइम को कैलकुलेट करते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 लिया, तो उस वक्त सर्किट में कितनी करंट चल रही थी, आई नॉट करंट चल रही थी। तो इनिशियली t जो है आपका 0 है, तो उस वक्त I जो है आई नॉट के बराबर है, दैट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो इन दैट केस C बिकम, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू, अगर C को अगर हम ध्यान से देखें, ये तो 0 हो गया बेटा, ये कितना बचा, log e बेस आई नॉट। तो ये अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो कैसी नजर आएगी जरा आप देखते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपको कैसी नजर आएगी, जरा ध्यान से देखिए। तो log e बेस i ये अपनी जगह पे है, ये भी अपनी जगह पे है, माइनस का R/L इंटू टी प्लस log e बेस आई नॉट, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, log e बेस i माइनस log e बेस आई नॉट इज इक्वल टू R/L इंटू टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो log a माइनस log b दैट कैन बी रिटन एज log e i बाई आई नॉट, दैट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू, आई इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। जब वो डिके कर रही हो, किसी इंस्टेंट पे कितनी डिके की वैल्यू है उसको निकालने के लिए है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का R/L इंटू टी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो I बाई आई नॉट
इज इक्वल टू ई टू द पावर में चले जाएगा, देखो लॉग ये हटेगा तो एंटी लॉग लेंगे तो जब हिस्सा बस चले जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा आर बाई एल इंटू टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, अभी नहीं इसके आगे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में ये जो क्लोज सर्किट है, when the current is decaying, t समय पे कितना होगा, फटाफट समय रखिए और आपको वेब की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं जरा ध्यान से देखिए, जब करंट जीरो हो जाएगी तो करंट जीरो कब होगी, देखो ये डाउन में आएगा, नीचे आएगा ना, ऐसा होगा, देखो e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ऐसे तो है। तो अगर इसको 1 के फॉर्म में लिखे तो ये e टू द पावर आर बाई एल इंटू टी आएगा, ठीक है। अगर t इन्फिनिटी हो जाएगा तो e टू द पावर, e की वैल्यू 2.718 है, ठीक है, तो वो उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1 की वैल्यू, यानी कि ये 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसमें देखना चाहें कि व्हेन t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो i टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बिकम 0, इसमें हो जाएगा, ऐसा हमें पता चला। तो अब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, दैट्स वाई इसको समझा रहे हैं। तो कैसे हो रही है डीके, देखो जरा ध्यान से, तो ये करंट है डिकेइंग करंट ये अपनी पीक वैल्यू पे थी आई नॉट पे, और डिके कर रही है, देखो एक्सपोनेंशियली डिकोट कर रही है और माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये टाइम को दिखा रहा है तो इनफाइनाइट समय में ये 0 करेगी, ऐसे करके बढ़ती जाएगी, ठीक है, इस जगह पे। तो यहां से आई नॉट से चलिए धीरे धीरे वैल्यू जो है टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 की ओर बढ़ रही है, यानी कि आई की वैल्यू 0 की ओर बढ़ रही है। अभी मैंने बताया जब टी टेंडिंग टू 0 हो जाती, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये देखो टी की इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आई की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ऐसे हम दिखाएंगे, तो ये गिर रही है, देखो, तो ये डिके का ग्राफ है, और किस किस के बीच में, टाइम और करंट के बीच में, यानी कि करंट और टाइम के बीच में है, दैट इज डिकेइंग करंट और टाइम के बीच में है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ का आ गया। अब हमें अगर चाहता है तो रेट ऑफ डिके चाहता है, तो रेट ऑफ डिके कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। तो रेट ऑफ डिके, तो अगले टॉपिक में हम रेट ऑफ डिके निकाल रहे हैं, दैट इज डी आई अपॉन डी टी। तो वो कैसे निकलेगा, डी आई अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करके निकलेगा, जैसे वहां निकाला था, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, आप लोग बार बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है ना तो टी आई अपॉन डी टी करेंगे, देखो या आई नॉट है, इसका तो नहीं होगा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखते हैं, वो कितना हो जाएगा, माइनस का आर बाई एल ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, डिफरेंशिएशन करा देखो यहाँ पे नेगेटिव आया, क्या पता चल रहा है नेगेटिव से नेगेटिव से ये पता चल रहा है कि डीके करंट बहुत तेजी से क्या हो रही है, डाउन हो रही है, डिक्रीज कर रही है उसकी वैल्यू, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, देखो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और दूसरा जो है, इसका एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ई आर बाई एल इंटू टी विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू आई बाई आई नॉट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पे भी ऐसे किया जा सकता है, तो डीके ऑफ करंट डी आई अपॉन डी टी कैन बी रिटन एज, कैसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, माइनस का आर बाई एल, इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट आई बाई आई नॉट। एक चीज मैं थोड़ा सा यहां पे लिखा नहीं बेटा, वो मैं कहूंगी कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, ये आई नॉट भी है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई नॉट भी था इसमें, ठीक है। तो ये आई नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो आई नॉट था इंटू आई बाई आई नॉट, तो हमारे पास कितना आया, माइनस का आर बाई एल इंटू आई। तो सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास ये है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिके ऑफ करंट आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई हैं, और इन चीजों को आप देखिए, तो डिके ऑफ करंट भी हमने निकाल दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एट डीके के वक्त देख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये डीके के वक्त जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो वो तो इतना था, तो ई आर
इज इक्वल टू आर इंटू आई। देखो ये इतना था, आर इंटू आई था, तो आई कितना निकला था, ये निकला हुआ देखो, तो कितना हो जाएगा आई नॉट ई टू दावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। आई इंटू आर इंटू आई नॉट कितना था, ई के बराबर था बेटा, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ई आर इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। यह आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये सभी को नजर आ रहा होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसके अक्रॉस में निकालना, इसका ग्राफ भी वैसे ही आएगा बेटा, पोटेंशियल का ग्राफ डीके का ऐसे ही आएगा। देखो जैसे इसका आया था, करंट का आया था, तो अगर इसका ग्राफ बनाना है आपको, तो ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये टाइम टी है, बढ़ रहा है, ये यहां से यहां तक ई है। ठीक है, और ये जो है आपका ये ई आर को शो कर रहा है। सेम वैसे ही ग्राफ होगा जैसे इसका था। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एट डीके के वक्त, तो डीके के वक्त कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है वो तो इतना है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज योर दिस। कभी इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, तो मैं इसको रख के देखता हूं पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आई नॉट दिख रहा होगा आपको, आई नॉट माइनस में माइनस में आ रहा है तो माइनस भी रख लीजिए, माइनस आई नॉट आर अपॉन एल इंटू ई टू दावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये एल से एल कैंसिल, जो वैल्यू आई है वही आपकी वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा आई नॉट आर ई टू दावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, और ये आपका ई आ गया। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया है, एंड दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई टाइम्स ई टू दावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, तो डीके ऑफ करंट ये हो गया। ठीक है, ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और दूसरा भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं अगर डीके इसका निकालना हो, तो ई इज इक्वल टू क्या था आपका, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी इसका ऑल्सो इज योर क्या है आपका, माइनस का आर बाई एल इंटू आई, एल कैंसिल आउट। ठीक है, ये हमको दिख रहा है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू आई। तो ये भी हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है डीके ऑफ करंट के भी जो है डिफरेंट एक्सप्रेशन पढ़े, यानी कि जो है ग्रोथ ऑफ करंट किसी वक्त कितनी डीके कितनी होगी, डीके ऑफ करंट दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डीके ऑफ करंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा, और इन द सेम मैनर यहाँ पे भी हमने जो है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर पढ़ा आपने, और आपने जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पढ़ा जब करंट डीके कर रही हो। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हमको याद रखने हैं, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ डीके ऑफ करंट हमने डी आई अपॉन डी टी भी यहाँ पे निकाल दिया, जो कि यहाँ हमने टॉपिक किया हुआ है रेट ऑफ डीके ऑफ करंट विच इज योर दिस। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशंस हमारे आ गए हैं, लेकिन अभी हमें जो है यहाँ पे एक और चीज नई जो है डिफाइन करनी है, और उस नई चीज का नाम है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अगेन अगर हम इसमें देखें जरा, इस वाली पर्टिकुलर चीज में, t I is equal to I naught e to the power minus r by l into t if minus if l by r is equal to t is equal to tau is equal to inductive time constant, अगर ये है, ठीक है, तो उस वक्त अगर हम मान लें, ठीक है, इसके बराबर मान लें, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट ई टू दावर माइनस वन, और इसको अगर हम सॉल्व करें I अपॉन ई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगी आपकी 36.8%, यानी कि 0.368 ऑफ आई नॉट। दैट इज व्हाट इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट फॉर डीके। डीके के लिए क्या होती है, तो इट इज एट इंडक्टिव टाइम
कांस्टेंट, कहां पे, एट डीके पे, डीके पे देख रहे हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो एट डीके क्या होता है, एट इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ करंट at decay is 36.8% of steady state value of current। तो ये हमें आज कुछ जानकारी मिली इसमें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देन उसके बाद मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए, जब हमने जो है ग्रोथ ऑफ करंट किया था, तो एक जब मैंने इसके क्रॉस में लिखा था तो ये एक्सप्रेशन निकाल दिया था बेटा, ये एक्सप्रेशन नहीं निकाला था। तो इसमें डी आई अपॉन डी टी की जगह जो है ये रख दीजिए क्योंकि डी आई अपॉन डी टी ये है आपका, तो जब रखेंगे तो ये आएगा। और उसके बीच में जो है इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है, जब करंट ग्रोथ कर रही है तो, और इसके बीच में जब ग्राफ करोगे तो वो भी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखिए। जब जो है करंट ग्रो कर रही है तो उस वक्त इसका वोल्टेज डाउन होगा। क्यों होगा बेटा वोल्टेज डाउन, नेगेटिव साइन भी आ रखा है, देखो डाउन भी हो रहा है। क्यों होगा क्योंकि वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को ले रही है जब वो ग्रोथ कर रही है करंट। अब करंट ग्रोथ करेगी, स्टेडी स्टेट वैल्यू को लेगी सॉरी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अगर आप अचीव करेंगे करंट, तो जाहिर सी बात है इंडक्टर उसके बाद काम करना बंद करेगा, तो धीरे धीरे इंडक्टर डेड हो रहा होगा। तो यानी कि उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रही होगी, डेड हो रही होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा होगा, वो भी डिक्रीज कर रहा होगा। और डिक्रीज कर रहा होगा तो इसके अक्रॉस में जो इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो क्या होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। समझ में आ रही बात है। तो यहां पे जितने एक्सप्रेशन है ये ग्रोथ के हैं, और ये जो एक्सप्रेशंस यहां निकले हैं वो सब किसके हैं, डीके के हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें जो है आपका आप लोग थोड़ा डिमांड कीजिए तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो इसको कंप्लीट कीजिए। ये आईआईटी के से संबंधित बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें आईआईटी बनाते हैं, आईआईटी और नीट, तो आप प्लीज इसको पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, जो कि सीआर सर्किट होगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।